बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। नॉन करंट एसेट्स को हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी वैल्यू पर जाके रिकॉर्ड करना है, और साथ में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने चार्ट की तरह करना है। उसके लिए सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेप्रिसिएशन के टॉपिक में हम लोग क्या कुछ स्टडी क्या करते हैं। बेटा जब ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होने लगता है तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वो हम फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स एक ही बात है। ये हमारे पास ना टेंजिबल एंड इनटेंजिबल्स होते हैं। टेंजिबल से मुराद होता है जिनको टच किया जा सकता है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, उन्हें टेंजिबल एसिड कहा जाता है। और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो उनको इनटेंजिबल कहा जाता है। टेंजिबल एसिड्स में आपके पास लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल ये सारे आ जाते हैं जिनको हम डेप्रिशिएट करते हैं। जबकि इंटेंजिबल एसिड्स के अंदर आप लोगों की गुडविल, आप लोगों के ब्रांड नेम, आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये चीजें शामिल हैं। तो हमारे सिलेबस में इंटेंजिबल्स नॉन करंट एसिड शामिल नहीं है, तो हमारा फोकस टेंजिबल्स के ऊपर चला जाता है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। हमने ये देखना है कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स हैं कौन कौन से। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो लाजिम बात है प्लांट एंड मशीनरी भी उसके पास मौजूद होगा, व्हीकल्स मौजूद होंगी, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास मौजूद होगी। तो एक लंबी सी ये लिस्ट बन जाती है। हमने अकॉर्डिंग टू बिजनेस चलना होता है कि उसके पास कौन कौन से एसिड्स हैं। फिर उन एसिड्स को हम लोगों ने डेप्रिशिएट करना है। लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसिड क्या बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है और एमसीक्यूज में भी ये चीज आ सकती है कि अगर कोई भी एसिड हमारे पास आ जाए हम उसकी कॉस्ट को डिटरमिन कैसे करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन होती है एसिड की वो हमेशा उसकी कॉस्ट के ऊपर होती है। कि मैंने कोई एसिड परचेज किया, परचेज करने पर हम उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट एंड बैंक पेएबल्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक या फिर पेएबल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन बात ये आती है कि भाई एसेट अकाउंट को डेबिट कौन सी वैल्यू के ऊपर किया जाए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि कॉस्ट में हम लोगों ने किस किस चीज को शामिल करना है। तो अगर एक समरी आपके सामने पेश करूं तो आप लोगों ने बेटा परचेज प्राइस सबसे पहले उसकी लेनी है कि मैं अपने सप्लायर को कितनी अमाउंट पे कर रहा हूँ। सप्लायर ने मुझे ये कोई भी मेरा एसेट है मुझे कितने में दिया, परचेज प्राइस आपको बता देगा। फिर उस परचेज प्राइस की आपने एडजस्टमेंट करनी होती है। उसमें हमारे पास आ जाता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। अगर वो आपको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोगों ने एसेट की जो परचेज प्राइस थी उसमें से उसको लेस कर देना है। इसी तरह से अगर आप उसके ऊपर उस एसिड को परचेज करने के ऊपर किसी किस्म के कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं तो आपने वो टैक्स सारे के सारे आपने अपनी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बना देने हैं। अब यहाँ पर टैक्सेस में वो आपको बता देगा टैक्सेस की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, इस किस्म की सारी चीजें। बेटा कस्टम ड्यूटी नो डाउट जाके ऐड हो जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी जाकर ऐड हो जाती है। लेकिन जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स की जब बात करेगा तो बेटा इसमें कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो एडजस्टेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एडजस्टेबल होते हैं। तो जो हमारे पास नॉन एडजस्टेबल टैक्स हो वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेंगे। लेकिन अगर टैक्स के साथ वो मेंशन कर रहे कि एडजस्टेबल तो वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। ऑल राइट, एडजस्टेबल जो आपके पास टैक्स होंगे वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे। जो नॉन एडजस्टेबल होंगे वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। ऑल राइट, एडजस्टेबल टैक्सेस को रिबेट्स कहा जाता है। तो आपकी बुक में वर्ड यूज हो सकता है रिबेट्स वगैरह से रेलिवेंट। मैं यहाँ पर आपको बताऊं आपकी बुक में से थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको। लेकिन जैसे ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहली बात बेटा ये थ्योरेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्ट में आपसे कह देते हैं कि इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। फिर आपको यहाँ पर बेटा ये जो फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट्स है, हम लोग इनको कहते रहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। अब पीपीई को यूज कैसे किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, आपका एसेट वो है जो बिजनेस में यूज हो रहा है। मैं अगर यूजेज के अलावा आपका कोई और पर्पस है कि फॉर सेल पर्पस आपने उसको रखा हुआ है, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री बन जाता है। कि अगर आपका बिजनेस ही वही है कि आप उसी चीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आप उसको खुद यूज करते हैं, तो फिर वो आपका एसेट है। अब वो यहां पर आपको बताता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, हम इनको किस पर्पस के लिए हेल्ड करते हैं, यानी कि डेफिनेशन है हमारे पास। तो वो हमारे पास तीन किस्म के पर्पसेस हैं। ये पर्पसेस इसीलिए बता रहा हूं, आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपको पता होना। अब एक मतलब रिवीजन सेशन में पढ़ लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको ये बात याद रहेगी। क्या पर्पस हो सकता है भाई, आप लोगों ने ना बड़े सिस्टमैटिक वे में चलना है। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई मेरे पास ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो क्या मैं यूनिट्स की प्रोडक्शन नहीं करूंगा? प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्रोडक्शन करने के बाद मैं क्या उसको सप्लाई नहीं करूंगा? सप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए? व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन। ऑल राइट। तो फर्स्ट अगर इसका देखें तो कहता है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इससे मुराद प्लांट एंड मशीनरी एंड आपकी व्हीकल्स वगैरह शामिल हैं। बात समझ आ गई हो आपको? फिर कहते हैं रेंटल्स टू अदर्स। क्या ऐसी चीज है आपके पास जो आप किसी को रेंट पर दे सकते हैं लेकिन चीज आपकी रहे? प्रॉपर्टी वगैरह, बिल्डिंग दे सकते हैं, अपनी व्हीकल्स दे सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें शामिल हो सकती है। फिर आ जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? आपके फर्नीचर्स, आपके कंप्यूटर्स, ऐसे ही है ना। तो कहते हैं जो भी आपका नॉन करंट एसेट्स होगा ना, तो या तो उसका पर्पस होगा प्रोडक्शन, या सप्लाई ऑफ गुड्स, या रेंटल टू अदर्स, या एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा पर्पस नहीं है इसका। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें। अब हम लोग कहते हैं कि आपने डिस्टिंग्विश करना है इन्वेंट्री को और एसेट्स को, तो ये आप लोग जरा खुद से देख लीजिएगा। हम इस टॉपिक पर थे कि मेजरमेंट एट कॉस्ट। बेटा इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड क्या, ये डेफिनेशन देखें। हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अगर बात करें या पीआरसी लेवल की बात करें, तो बेटा द की टू सक्सेस आपकी स्टडी टेक्स्ट है। मतलब कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, अगर आपने स्टडी टेक्स्ट नहीं की तो फिर आपने अपने साथ ज्यादती की है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, खास तौर पे इंट्रो टू अकाउंटिंग, स्टडी टेक्स्ट पढ़ के जाओ और अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि कोई और असाइनमेंट करो या ना करो, लेकिन स्टडी टेक्स्ट जरूर पढ़ के जाना। आपको पता हो, आपका बेटा सारा पेपर स्टडी टेक्स्ट में से बन रहा होता है, आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में से आ रहे। तो जब आपने एक मर्तबा अच्छे तरीके से स्टडी टेक्स्ट पढ़ा हुआ होगा ना, तो आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस का आइडिया इस बात से लगा लें कि बेटा FAR 1 का स्टार्ट हम इस चैप्टर से लेते हैं, और ये पूरा एक हमारा स्टैंडर्ड है, और उस पूरे स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन ये है डेप्रिसिएशन, जिसे हम लोग IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो पूरा स्टैंडर्ड तो पढ़ेंगे हम लोग FAR 1 में। उस स्टैंडर्ड का सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसे समझ लें जैसे फिल्म बाकी है, ये ट्रेलर है उसका, ये ट्रेलर है सिर्फ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज पता हो, क्योंकि ये चीज अच्छे से आती होगी ना, तो जैसे ही आप FAR 1 में जाके बैठेंगे, आपको पता होगा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। मतलब आपको फर्क का पता ही नहीं चलेगा, और आप उस चीज को पिक करना स्टार्ट कर दोगे। जहां पे हम इसको खत्म करते हैं ना, उससे जाकर हम लोग अपना FAR 1 स्टार्ट कर रहे होते हैं। ऑल राइट। अच्छा अब देखें बेटा, कॉस्ट की बात हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट में हमारे पास कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ हमारे पास
अच्छा, ये थ्योरेटिकली भैया आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज। अगर यहाँ पे मैं आपको ये ना बताता ना तो बच्चे बहुत सारी बातें स्किप कर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये बताना जरूरी था। बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद होता है कि आपने उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनाना। सिंपल सी वर्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद है कि आपने उसको एक्सपेंस आउट नहीं करना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद है कि बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनाना। देखो, स्टार्ट में हम ये डेफिनेशन नहीं बता सकते क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बने, उसे कैपिटल है। जो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। अब जैसे गाड़ी का खरीद लेना, देखो मेरा कैश का आउटफ्लो है, और गाड़ी की मेंटेनेंस, यहां पर भी मेरा कैश का आउटफ्लो है। लेकिन गाड़ी का खरीद लेना मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन गाड़ी की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये डिफरेंसेस आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है और कौन सी चीज कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। अच्छा, एक्सपेंस आउट ये भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस आउट होता है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ के लिए। मतलब मैंने गाड़ी एक परचेज करी, 1 लाख रुपए की गाड़ी, 5 साल उसकी लाइफ, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही बेसिकली पूरे का पूरा 1 लाख अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं, मैं उसकी पूरी लाइफ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे उसको एक्सपेंस आउट करता जरूर हूं, लेकिन यह है कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करता। मैं उसकी पूरी लाइफ के लिए कुछ कुछ अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भेजता रहा। क्या ऐसा नहीं है? एक्सपेंस आउट दोनों होते हैं, लेकिन टाइम दोनों का डिफरेंट होता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नॉन करंट एसिड्स इज इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। और अब कॉस्ट में क्या क्या चीज शामिल है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया आपने परचेज प्राइस लेनी है। परचेज प्राइस में शामिल करो किसको? इंपोर्ट ड्यूटीज और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। इसमें कस्टम ड्यूटी आपकी शामिल हो सकती है, किसी किस्म के कोई सेल टैक्स शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं पता कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट है। ओके। अच्छा, फिर और डिडक्ट करो किसी किस्म का कोई डिस्काउंट है आपके पास, ट्रेड डिस्काउंट, वो डिडक्ट कर दो। और साथ में है, तो बच्चों को ना इस चीज का नहीं पता होता, बेसिकली बेटा रिफंडेबल टैक्सेस को रिबेट्स कहा जाता है। लेकिन डिडक्ट हमेशा वो चीज होती है जो पहले से शामिल हो। जो चीज पहले से शामिल ही नहीं है उसको डिडक्ट नहीं करना, उसको इग्नोर करना है। बात समझ आ गई है? सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने एक एसिड परचेज किया और उसके ऊपर मुझे 100 रुपए का टैक्स पे करना पड़ गया। ओके, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगा। आपने जाके 100 रुपए ऐड कर दिया। ये बात समझ आ गई? लेकिन बाद में मैंने आपसे कहा कि इसमें से 30% मुझे रिफंड हो गया, अब जाके लेस करूंगा क्योंकि मैंने 100 रुपए जाके शामिल किए थे, अब डिडक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं स्टार्ट से ही आपको बता दूं कि 100 रुपीज के टैक्स में से 30% आपके पास रिफंडेबल है और 70% नॉन रिफंडेबल है, आप ऐड ही 70 कर दो, अब 30 डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज शामिल हो आपकी परचेज प्राइस में, आपने उसको तो डिडक्ट करना है, लेकिन अगर शामिल ही नहीं है ऑलरेडी, उसको सिर्फ इग्नोर करना है। ओके, नेक्स्ट देखें। इसके अलावा जितने भी आपके पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाते हैं। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस से क्या मुराद होता है? सिंपल इज दैट कि अगर मैं वो एसिड परचेज ना करता तो मुझे एक्सपेंस भी ना करना।
वो एक्सपेंस इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने वो एसिड परचेज किया है। ऑलराइट, पर अगर एसिड को परचेज ना करता तो इस एक्सपेंस से रुका जा सकता था। उसे कहा जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। और कहां तक के एक्सपेंसेस हैं, आगे उसने आपको कंडीशन बता दी कि आपने कहां तक के एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एसिड में ऐड करते रहने हैं। तो उसने आपको दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन कहता है कि आपने लोकेशन तक पहुंचना है, कि जहां पर वो एसिड आपको चाहिए वहां तक लेके आने के तमाम तर एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट ऑफ एसिड को देने हैं। मतलब अब अगर कोई कैरेज इनवर्ड है, आपने कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज करना है। आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे कर दिया, आपने कोई टूल टैक्स पे कर दिया, आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे कर दी, आप कुछ सी किस्म का कोई एक्सपेंस किया सिर्फ उसको उस लोकेशन तक लाने के लिए, वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएंगे। हमने कहा लोकेशन तक आ चुका है, उसने कहा अभी भी कैपिटलाइज करो, मतलब कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाओ। कब तक? जब तक कि आप इसको यूज ना करो, जब तक कि ये यूजेबल कंडीशन में ना आ जाए, तब तक के सारे एक्सपेंसेस। मतलब अब एसिड हमारे पास आ चुका है, तो इसके बाद हम लोगों ने उसको ऐसी कंडीशन में लेकर आना है कि हम उसको ऑपरेशंस के काबिल बना सकें, कि हम उस एसिड से क्या बेनिफिट्स लेना चाह रहे थे उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लेकर आए। ये बात क्लियर हो गई? मतलब हम लोग बेटा एक एसी लेकर आते हैं, गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, एसी लेकर आ गए हैं। मैंने जाकर मार्केट वाले को भी तो पेमेंट की होगी एसी की, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट है। फिर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस भी दिए होंगे, कॉस्ट ऑफ एसिड को दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की होगी, कॉस्ट ऑफ एसिड को जाके चार्ज करूंगा। जब यहां तक ऐसी एसी पहुंच गया, एसी को डेबिट नहीं करूंगा क्योंकि लोकेशन तो आ चुकी है, लेकिन सिर्फ यहां पर पहुंचने से वो मुझे ठंडी हवाएं नहीं देना शुरू कर देगा। मैं इलेक्ट्रिशियन बुलवाऊंगा, उसने उस एसी को इंस्टॉल करना है, उसकी वर्किंग करनी है। उसके लिए अगर सपोज कि कोई एक्स्ट्रा वायरिंग भी करनी पड़ रही है ना, वो वायरिंग के एक्सपेंस भी कॉस्ट ऑफ एसी को जाएंगे। क्लियर? क्यों? रेडी टू यूज कंडीशन में ही नहीं है, और जब तक वो एक्सपेंस ना करूं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब एक मर्तबा मुझे उस इलेक्ट्रिशियन ने एसी ओके करके दे दिया, रन किया, अच्छी कूलिंग कर रहा था, बेहतरीन, वहां तक के सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ एसी को जाए। ये बात क्लियर हो गई? राइट। अब आगे आपको वो बताता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल हैं। एक नजर जरा इसको पढ़ें। तो अपने उस सेकंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन के लिए उसने आपको बताया कि भाई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल हैं। कहता है कि वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। बेटा इससे मुराद है कि मेरे पास जो बिल्डिंग है वो भी तो मेरा नॉन करंट एसेट है। बिल्डिंग के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं, जा या तो मैं जाके बना बनाया घर परचेज कर लूं, ऑलराइट, तो फिर तो परचेज प्राइस और टैक्सेस वगैरह ये चीजें शामिल हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं पीस ऑफ लैंड परचेज करूं और उसके ऊपर घर खुद से बनाऊं, तो बिल्डिंग मटेरियल लगेगा उसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं, उसके ऊपर लेबर भी तो लगेगी। तो क्या लेबर को वेजेस नहीं पे करूंगा? तो वो जो वेजेस पे की जाती हैं जब तक कि वो बिल्डिंग कंप्लीट ना हो जाए, तो जितनी भी वेजेस होंगी वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज करेंगे। तो उसने लिखा वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। तब एक्विजिशन से भाई मैंने एक एसी परचेज किया, एसी को परचेज करके उसको गाड़ी में लोड करना था, मैंने एक लेबर बुलवा ली। मैंने उसे कहा कि यार ये दुकान से उठाओ और ये गाड़ी में लोड करके दे दो। उसने कहा 200 रुपये लूंगा, पेजीज है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे, मैंने एक और लेबर बुलाई, मैंने कहा यार ये यहाँ से गाड़ी से उतारो मेरे घर में रख दो, तब भी तो मैंने उसे 200 रुपये दिए, वेजेस दी फॉर एक्विजिशन। मतलब आपकी कैरेज कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, उसके बारे में यह बात कर रहे हैं। देखो, क्या लोकेशन तक पहुंचा था? लोकेशन तक पहुंचने के लिए जितनी मैंने वेजेस वगैरह पे कर दी या रेडी टू यूज कंडीशन के लिए, तो वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ एसिड। फिर नेक्स्ट कहता है कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन इंक्लूडिंग मटेरियल एंड, कभी कभी ऐसा होता रहता है कि कोई एसिड हम लोग परचेज करते हैं तो उस एसिड के लिए पहले बैकग्राउंड भी बनाना पड़ता है कि उस एसिड को हम लोगों ने रखना कहाँ पर है।
अब जैसे अगर आप लोग देखें ना, जो बड़े बड़े जनरेटर्स वगैरह आपको नजर आते हैं, तो जनरेटर्स के नीचे ना एक फर्श सा बिछाया जाता है। मतलब बिल्कुल जमीन के ऊपर जाके नहीं रख देते। तो जनरेटर के ही साइज का आप अक्सर जगहों पे देखेंगे कि उन्होंने एक फर्श सा बनाया हुआ होता है, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा करके उसको रख रहे होते हैं। तो वो साइट प्रेपरेशन है। तो क्या उसके ऊपर मटेरियल नहीं लगा होगा? क्या उसको बनाने के लिए मिस्त्री मजदूर नहीं बुलाए होंगे? तो वो कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ जनरेटर को चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी, अगर किसी किस्म की कोई साइट प्रेपरेशन है। अच्छा, इसके लिए देखें, एक और एग्जांपल आपको दूं, क्या आपको समझ आ जाएगी। भाई लैंड रखी हुई है, बस लैंड का यही यूजेज है कि वो रखी हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बनवानी थी। तो बिल्डिंग बनवाने के लिए हमने पहले उस लैंड की लेवल करवाया, लैंड लैंड प्रिपेयर करवाई। ये बिल्डिंग के लिए साइट प्रेपरेशन है। ओके। तो वो जो प्रेपरेशन आप करवा रहे हो, वो अपनी लैंड को सेट कर रहे हो। हालांकि अभी बिल्डिंग नहीं स्टार्ट की, लेकिन सिर्फ लैंड को सेट कर रहे हो। तब भी वो जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को चार्ज करेंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड को नहीं करेंगे, क्योंकि लैंड तो ऑलरेडी अपनी रेडी टू यूज कंडीशन में मौजूद है। बात समझ आई? अब वो प्रेपरेशन क्यों कर रहे हो? ताकि बिल्डिंग बनवा सको, तो बिल्डिंग को दोगे। ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, कहता है इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी से मुराद ट्रांसपोर्टेशन, एंड हैंडलिंग से मुराद लोडिंग एंड अनलोडिंग के चार्जेस। फिर इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, अगर किसी किस्म की कोई इंस्टॉलेशन करवा, जैसे एसी लेकर आ गए। अब एसी में अगर आप लोग देखें, यहां पर इसको इंस्टॉल करवाया जाता है, तब जाके ये रेडी टू यूज कंडीशन में आता है। असेंबली कॉस्ट से मुराद होता है, जब हम लोग अगर बाहर से कोई अपना एसिड वगैरह मंगवाए ना, तो वो एसिड एक ही यूनिट की फॉर्म में हमारे पास नहीं आता, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्म में आते हैं, और यहां पर आकर उन तमाम पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, फिर वो एक यूनिट बन जाता है। तो उसे कहा जाता है असेंबली कॉस्ट। तो उन सबको इकट्ठा मिलाने के लिए, अब जैसे जो गाड़ियां आती हैं, गाड़ी एक ही, मतलब वहां से बनी बनाई गाड़ी यहाँ पे हमारे पास नहीं पहुंच जाती, ऐसा होता भी है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर देखें पाकिस्तान में, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, असेंबली यूनिट है। मतलब हम लोग इंजन वगैरह कहीं और से मंगवा रहे होते हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कहीं और से मंगवा रहे होते हैं, यहाँ पर आके सिर्फ उनको असेंबल किया जा रहा होता है। ऑल राइट। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे समझाने का मकसद ही यही था कि भाई आपके एमसीक्यूज इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हैं, जो कि आप लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपने कोई एसिड टेस्ट करना है। मतलब एसी लग गया और उसने कहा हाँ जी अब ये रेडी टू यूज कंडीशन में है, मैंने कहा भाई मैं कैसे मानूं, जरा चला के देखो, 10-15 मिनट इसको जरा चलता रहने दो, देखो कूलिंग कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी अगर किसी किस्म की कोई कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। अब इस चीज को समझो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, कि आप लोगों ने एक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाया, जापान से आपने प्लांट एंड मशीनरी मंगवाया था, ऑटोमेटिक सिस्टम था, आपने लेबर भी सारी वहीं से मंगवाई थी, और उन्होंने आपको इंस्टॉल करके दे दिया। और अब आप लोगों ने देखा कि भाई ये प्रोडक्शन, इन्होंने कहा था 1000 यूनिट पर डे करेगा, हमने कहा करके दिखाओ। अब वो कहेंगे ठीक है करते हैं, ले आओ मटेरियल। प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल तो चाहिए होगा, तो वो जो मटेरियल आएगा क्या मुफ्त में आएगा? अगर कुछ और एक्सपेंस, उन्होंने कहा प्लांट एंड मशीनरी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल वगैरह चाहिए, ले आओ, हम इसको चलाते हैं। अब ये टेस्टिंग कॉस्ट है, कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या जिस तरह से प्रोडक्शन थी उस लेवल की प्रोडक्शन कर रहा है, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे समझो जैसे टेस्ट ड्राइव चल रही है, तो कहते हैं क्या टेस्ट ड्राइव के लिए भी क्या पेट्रोल की नहीं जरूरत पड़ेगी? एक्सपेंस आउट होना, अब ये भी आपका एक एक्सपेंस होना है। लेकिन टेस्टिंग कॉस्ट जितनी भी आपके पास होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी, कैपिटलाइज होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। ये बात समझ आ गई? अब इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, कि आप लोगों ने टेस्टिंग कॉस्ट की 100 रुपए की, अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, आपने टेस्टिंग कॉस्ट की 100 रुपीज की, मतलब कुछ भी कर दी, 100% कर दिया आप लोगों ने। उससे कुछ ना कुछ यूनिट्स बन गए, कुछ प्रोडक्शन हो गई। अब उस प्रोडक्शन का क्या करना है?
भाई आपके वो एक सैंपल यूनिट्स हैं, अगर हो सके तो मार्केट में सेल कर दो, और मार्केट में सेल करने से अगर वो यूनिट सेल हो गए 60 रुपए के, तो आपने 40 रुपए चार्ज करनी है। अब आपने 100 रुपए नहीं चार्ज करने। मतलब टेस्टिंग कॉस्ट में से सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सैंपल यूनिट्स वो डिडक्ट कर लेना। बात समझ आ गई? 100 रुपए की कॉस्ट की, 100 रुपए के ही यूनिट सेल हो गए, कुछ भी नहीं लेके जाना, मिल गया सब कुछ। बात क्लियर हो गई? अच्छा, 100 रुपए की कॉस्ट की, लेकिन सैंपल यूनिट सेल हुए 120 रुपए के, अब क्या करूं? कुछ भी नहीं करना। अब ये नहीं है कि भाई 20 रुपए जाके कॉस्ट में से लेस कर दो, नहीं, चार्ज करना है या नहीं करना, बस, लेस कुछ नहीं करना। अगर सेल प्रोसीड्स आपकी कॉस्ट टेस्टिंग कॉस्ट से इंक्रीज कर जाती है तो डू नथिंग, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपकी अदर इनकम बन जाएगी। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? लेकिन ऐसा बहुत कम सिचुएशन में होता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज था कि आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। नेक्स्ट देखें, कहते हैं किसी किस्म की कोई प्रोफेशनल फी वगैरह आपके पास मौजूद है, सच एज आर्किटेक्ट, सर्वेयर फीस वगैरह वगैरह। अब देखिए, अगर आपने एक बिल्डिंग बनानी है, लाजमी बात है पहले उसका नक्शा तैयार करवाया जाता है। क्या नक्शा मुफ्त में बन जाता है? फी लगेगी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को चार्ज करोगे। फिर उनका सर्वे करवाया जाता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्रोफेशनल फी है। किसी ना किसी प्रोफेशनल को जाके हायर करोगे, वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को दोगे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अपने नाम पे होती है, घर वगैरह अपने नाम पे भी करवाए जाती हैं, वो भी आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को देना है। अब जैसे गाड़ी परचेज करते हो, तो गाड़ी के अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाते, रजिस्ट्रेशन फी कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स को दोगे, एक्सपेंस आउट नहीं करोगे। आई होप कि आपको ये वाली बातें सारी समझ आ चुकी होंगी कि हम लोगों ने कॉस्ट को डिटरमिन कैसे करना है। नेक्स्ट, अच्छा, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आ गया, डिस्कस करते चले हम लोग। बेटा हमेशा याद रखिएगा, पीरियोडिक कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। पीरियोडिक कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। अब पीरियोडिक कॉस्ट से क्या मुराद है? ऐसी कॉस्ट जिसका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ हो, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। जैसा कि अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं हमारे पास? सबसे पहले वारंटी कॉस्ट, कि 12 मंथ्स की हमने कोई वारंटी दे दी। हम लोगों ने कोई मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट ऑफ एसिड में नहीं आएगा, वो आपके पास एक्सपेंस आउट हो जानी है। आपने अपने एसिड्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है, कॉस्ट ऑफ एसिड में नहीं आनी। अब इंश्योरेंस भी एनुअल होती है, तो ये भी एक किस्म की पीरियोडिक कॉस्ट है, पर पीरियड के हिसाब से है ये। एनुअल इंश्योरेंस कभी भी आप क्या है, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी। ये बात समझ आ गई? अब इसमें भी एक्सेप्शन है, इंश्योरेंस आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगी जब तक के वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ना हो। जबकि इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है। जो एनुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है वो आप लोगों के लिए एक्सपेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई एसिड परचेज किया और अपने घर तक लाने के लिए आपने उसकी कोई इंश्योरेंस करवाई, उसे कहा जाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ऑलराइट, मतलब हम लोगों ने किसी फॉरेन कंट्री से अपना कोई एसिड मंगवाया, तो यहाँ अपने पास पहुंचते पहुंचते पता नहीं कब तक पहुंचे, डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, नुकसान इंश्योर्ड होते हैं। वो जो इंश्योरेंस होती है ना, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगी और उससे कहा जाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। और वो सिर्फ उस टाइम तक होती है जब तक एसिड आप तक ना पहुंच जाए। जैसे ही एसिड आप तक पहुंचा, इंश्योरेंस खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, एनुअल इंश्योरेंस अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, वो आपका एक्सपेंस आउट है। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट, अच्छा, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह की यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एसिड हमारा उस लोकेशन और कंडीशन तक पहुंच चुका है, हमारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हो गए, हमने कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन कर लिया। लेकिन एक मर्तबा इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद अगर हम कोई और एक्सपेंस करते हैं, तो वो एक्सपेंस
एक्सपेंस आउट करना है या कैपिटलाइज करना है। तो इसके रूल यहां पर हमें बताए गए हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का जो ताल्लुक है ना बेटा, वो साइज अमाउंट से नहीं है कि अमाउंट का साइज क्या है, कि अगर कोई छोटा एक्सपेंस होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंस है और कोई बड़ा एक्सपेंस है तो कैपिटल एक्सपेंस है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से बड़े बड़े एक्सपेंसेस हो जाते हैं लेकिन कैपिटलाइज नहीं होते हैं, एक्सपेंस आउट करने पड़ते हैं। जैसा कि मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये हैवी किस्म के एक्सपेंसेस हैं, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होते। हालांकि इनका बेनिफिट जो आपको मिलता है ना, देखिए भाई, आज आप जिस चीज की मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलना है, हो सकता है अगले साल मिले। मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है, तो लोगों को वहां तक लाने के लिए आपको हो सकता है पूरा एक साल जाके मार्केटिंग करनी पड़ जाए, लेकिन उसका रेवेन्यू आपको अगले साल में मिले। लेकिन इसके लिए जब भी आप कोई मार्केटिंग एक्सपेंस करेंगे, उस साल की प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को आप लोगों ने चार्ज कर देना है। तो हालांकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक हैवी एक्सपेंस है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। कैपिटलाइज अब किस टाइम पर होगा, तो इसके लिए कंडीशन है कि भाई आपने अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी वजह से आपके एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स आ गई, तो आप लोगों ने कैपिटलाइज करना है। अदरवाइज सारे का सारा एक्सपेंस, एक्सपेंस आउट रेवेन्यू नेचर है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। तो अब इंप्रूवमेंट से क्या मुराद है भाई? इंप्रूवमेंट से मुराद है दो चीजें, या तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए या उसकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए। अगर ये आपके एक्सपेंस करने से इन दोनों में से कोई सा एक काम हो गया, तो आपने कॉस्ट ऑफ एसिड को देनी है वो चीज, अदरवाइज एक्सपेंस आउट कर दें। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो इनको जरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के पास। जर्नल एंट्रीज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तो आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर एन एसिड, ओवर एन एसिड्स इट्स क्या, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसिड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओवर पहले आ रहा था, ज्यादा ही ओवर हो रहा था। अच्छा, अब देखें, हमने उनसे पूछा कि भाई ये डेप्रिसिएशन क्या है, तो उन्होंने कहा था सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हमने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई। मतलब एक चीज पूछने के लिए गए और 10 न्यू चीजें हमें मिल गई। अब जैसे उसने कहा सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो पहले तो हमें ये नहीं पता था कि यार सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है। फिर चले, हमने कहा चल यार कोई बात नहीं, समझ लेंगे। उसने कहा आप डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो हमें वैसे ही नहीं पता थी वो क्या है। फिर इसने कहा कि ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, ये भी नहीं पता था कि यार ये क्या होनी है। तो एक डेप्रिसिएशन को समझने के लिए हमें उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ा कि आप भाई कहना क्या चाहते हैं। अब देखें बेटा, सिस्टमैटिक एलोकेशन से मुराद होता रहता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, उसके लिए हमने आपको मेथड्स बताए हुए हैं, उनमें से कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लेना। और वो इन टोटल हमारे पास चार हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड, एंड द लास्ट वन इज सम ऑफ डिजिट मेथड। ऑलराइट। अच्छा, अब देखें, हमें पता चल गया है कि चलें यार ठीक है, हम इनमें से किसी एक को फॉलो कर लेंगे। मतलब कहता है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, आपने भाई अपनी मर्जी नहीं करनी, आपने एक मेथड अप्लाई करना है और उसके मुताबिक फिर उसको ही फॉलो करते जाना। फिर कहता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। हमने कहा यार ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? कहता है आपको कॉस्ट का पता है कि कॉस्ट क्या है? हमने कहा हाँ, वो तो हमने डिटरमिन करना सीख ली, ऐसा ही है ना। कहता है कॉस्ट आपने इनिशियली देखी कि वो एसिड आपको कितने का पड़ा। अब आपने ना एक दो एस्टिमेशन करनी है, दो एस्टिमेशन आपने करनी होती है। कौन कौन सी? कि आप उस एसिड को कितना अरसा यूज करें। पहली एस्टिमेशन कि आप इस एसिड को कितना अरसा यूज कर, जैसे आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं ना, तो आपके माइंड में होता है यार 2 साल बाद मैंने इसको चेंज कर देना है, लेकिन करते नहीं है।
वो एक अलग बात है कि आप करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपकी एस्टिमेशन क्या थी कि अब 2 साल के लिए मेरी जान छूट गई है, 2 साल मैं इस एसिड को यूज करूंगा। आपने एक गाड़ी परचेज की, आपने कहा भाई 5 साल मैं इस गाड़ी को यूज करूंगा, उसके बाद मैं चेंज कर लूंगा, मतलब मैं इसको सेल करूंगा, कोई न्यू गाड़ी ले लूंगा। तो आपके मुताबिक उस गाड़ी की लाइफ 5 साल है, उस मोबाइल की लाइफ 2 साल है। आपने एक बिल्डिंग ली, आपने कहा भाई 10 साल हम इसको यूज करेंगे, फिर सेल करके न्यू बिल्डिंग ले लेंगे। कुछ भी इस तरह का, ये आपकी एस्टिमेशन है, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, अब देखिए व्हीकल के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपसे कहें कि भाई 5 साल ही रखनी है। भाई मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी ली, मैं उसकी लाइफ 10 साल एज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरी गाड़ी की लाइफ 10 साल है, जरूरी नहीं है आपकी गाड़ी की लाइफ भी 10 साल हो। अच्छा, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक की लाइफ 10 साल है, जरूरी नहीं दूसरी की लाइफ भी 10 साल हो। ऑल राइट। तो बच्चे आपकी एस्टिमेशन है, ये एसिड टू एसिड ये चीज चेंज होगी। तो इसे कहा जाता है यूजफुल लाइफ, कि आपने एसिड को यूज कितना अर्सा करना है। अच्छा, इसका न्यू या पुराने होने से कोई ताल्लुक नहीं है कि हम लोग न्यू, भाई हम लोग चाहे यूज एसिड लें चाहे बिल्कुल न्यू लें, हमारे लिए न्यू है और हमारे लिए उसकी लाइफ वहीं से स्टार्ट होगी। मतलब हमने एक यूज्ड कार ले ली जिसका मॉडल था 2015, अब तक उसे 9 साल हो चुके हैं, और आगे मैं सोच रहा हूं कि मैं इसको 5 साल चलाऊंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है 14 ईयर्स लाइफ, नहीं। जब मेरे पास आई तो उसकी लाइफ 0 है। ओके, और मैंने देखना है कि मैंने इसको कितना अर्सा यूज करना है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर ये लाइफ जो होती है यूजफुल लाइफ, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स की फॉर्म में हो कि इन ईयर्स हम लोग बताएं। ये हमारे पास, आप देखिए हम लोग गाड़ी परचेज करने के लिए जाते हैं ना, तो हम उनसे 2 चीजें पूछते हैं, मॉडल कौन सा है, उससे पता चल जाता है कितने साल पुरानी है। लेकिन मॉडल से ज्यादा कीमती कौन सी चीज होती है? इंजन कितने किलोमीटर चला हुआ है, इसकी माइलेज क्या है। अच्छा, अब एक गाड़ी मेरे पास मौजूद है, मतलब मैं गाड़ी परचेज करने के लिए गया, दोनों 2020 मॉडल्स की थी, दोनों कंपनी भी बिल्कुल सेम थी, एक जैसी थी, कलर भी मेरे फेवरेट थे, दोनों के सेम कलर थे। लेकिन एक गाड़ी चली हुई थी 1 लाख किलोमीटर और दूसरी चली हुई थी 25 हजार किलोमीटर। मैं किसको प्रेफर करूँ? 25 हजार। क्यों? माइलेज कम चली हुई है, हालांकि मॉडल सेम है, सब कुछ एक जैसा, लेकिन 1 लाख वाले को प्रेफर नहीं करेंगे हम। तो लाइफ जो होती है वो जरूरी नहीं इन ईयर्स हो, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के मुताबिक भी हो सकती है, ये किलोमीटर माइलेज के मुताबिक भी हो सकती है, ये एसिड पे डिपेंड करती है कि आपने उसकी लाइफ को किस तरह डिटरमिन करना है। आई होप कि आपको यूजफुल लाइफ समझ आ चुकी है। अब दूसरी एस्टिमेशन क्या है कि भाई जो एसिड आज आपने 100 रुपए का लिया, जब मैं 100 रुपए का वर्ड यूज करता हूं मीन्स दैट 100% कॉस्ट, जो भी उस एसिड की कॉस्ट होगी एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, क्या ये आपको किसी किस्म की कोई सेल प्रोसीड देगा? अब आप लोग अभी सेल नहीं करने जा रहे, आप तो उस डेट पर मौजूद है ना, जिस दिन आपने परचेज किया है, उस दिन आप ये एस्टिमेशन कर रहे हैं। भाई आप सेल तो 5 साल बाद करेंगे ना, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ करेंगे, लेकिन एक करंट एस्टिमेशन आपने देखनी है कि 5 साल के अगर इसके गुजर जाएं और मैं इसको मार्केट में सेल करने के लिए जाऊं, तो ये एसिड कितने में सेल हो जाएगा। वो कहलाती है इसकी रेजिडुअल वैल्यू, सेल सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, या, और ये आपकी एस्टिमेशन है। आपने कहा 20 रुपीज का सेल हो जाएगा, मतलब आप एक मोबाइल आज परचेज करते हैं, सपोज के 50 हजार रुपए का, 3 साल बाद उसको सेल करने के लिए जाओ, या आपने परचेज किया आज, अब देखो 3 साल बाद अगर सेल करने जाओ तो ये मोबाइल आपको कितनी पैसे दे जाएगा? सपोज 50 हजार का मोबाइल 3 साल के बाद कितने दे के जाएगा? 60 हजार। बहुत ज्यादा बता दिए हैं, कोई 10 से 12 हजार रुपये उसने देने हैं, या उसकी स्क्रैप वैल्यू है, या उसकी साल्वेज वैल्यू है। क्यों भाई, आप यूज कर लें तो कई एंटीक चीज बन जाती है कि भाई मिस्टर फलान ने यूज की हुई है, अब ये करोड़ों में पहुंच गई है। अच्छा, अब सुने, तो यूजफुल लाइफ तो आपने सबसे पहले डिटरमिन करनी है, फिर आपने ये देखना है यूजफुल लाइफ के एंड पर इसने मुझे कितनी अमाउंट देनी है, उसे कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू। अब आप देखें 100 रुपए का एसिड,
एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपको 20 रुपीज दे रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ? डिक्रीज इन वैल्यू कितना आ रहा है? 80। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है कि टोटल डिक्रीज इन वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को कैसे डिटरमिन करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो ये ऊपर ऊपर यही लिखा हुआ था डेप्रिशिएबल अमाउंट के बारे में। फिर हमारे पास ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई जो कि मैंने आपको बता दी। फिर ये यूजफुल लाइफ आ गई, ये भी मैंने आपको बता दी। फिर हम लोग डेप्रिशिएबल अमाउंट को डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो वो जब मैंने ये कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ मींस दैट 80,000 फर्स्ट ईयर में आके डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। ये आप लोगों ने अब 5 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो हर साल एक सिस्टमैटिक वे के मुताबिक डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओगे। तो फर्स्ट ईयर में आपने एक डेप्रिसिएशन चार्ज की, सेकेंड ईयर में एक दूसरी अमाउंट आपने चार्ज की। अब ये अगर आप इकट्ठी करते जाएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को तो उसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मींस दैट अगर आप थर्ड ईयर में मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड ईयर के एंड पर मैंने टोटल कितने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। थर्ड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की वो एक डिफरेंट चीज है। थर्ड ईयर तक टोटल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की वो एक डिफरेंट चीज। ओके, थर्ड ईयर में क्या डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। थर्ड ईयर तक टोटल कितनी डेप्रिसिएशन है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये बात क्लियर हो गई? फिर आपके पास आ रहा है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट WDV रिटर्न डाउन वैल्यू या नेट बुक वैल्यू NBV, ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब क्या, मेरे पास मेरा एसिड मौजूद था 100 रुपए का और फर्स्ट ईयर में वो 15 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया। उसके बाद मेरा एसिड कितने का है? 85 का। 100 रुपए का एसिड 15 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया। तो फर्स्ट ईयर के एंड पर वो एसिड कितने का है? 80। ये उसकी WDV है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में फिर 15 रुपए से डेप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट ईयर में फिर 15 रुपए से डेप्रिशिएट हुआ, तो मतलब 15 रुपए पहले, 15 रुपए सेकेंड ईयर में, टोटल डेप्रिसिएशन 30। कॉस्ट कितनी थी? 100 में से 30 डेप्रिशिएट हो गया, तो बाकी तो सेकेंड ईयर के एंड पर उसकी WDV 70 है। तो मतलब अगर आपने WDV फाइंड करनी है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास WDV आ जाएंगी। ये रहा इसका फार्मूला। आई होप ये बात क्लियर है सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट बेटा, बाकी ये छोटी छोटी एग्जांपल आप लोगों ने खुद से जरा देख लेनी है। अब यहां पर आते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड, सिस्टमैटिक एलोकेशन। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंड को कभी डेप्रिशिएट नहीं करना। लैंड की वैल्यू में टाइम टू टाइम डिक्रीज नहीं देखने को मिलता। हमेशा लैंड अप्रिशिएट हो रही होती है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा होता है। तो आपने उसको कभी डेप्रिशिएट नहीं करना। लेकिन डेप्रिशिएट ना करने की रीजन ये नहीं है कि उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है। बंजर लैंड है तो वो बंजर लैंड अपनी वैल्यू को कम कर देती है। एक जगह पे हाउसिंग सोसाइटी बनी, आपने प्लॉट परचेज कर लिया कि आज मुझे जो 2 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से मिल रहा है, 2 साल बाद मैं 5 लाख मरला बेचूंगा। जबकि 2 साल के बाद आप उसको 50,000 रुपये मरला में भी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई ले लो। ऐसा होता है कि वो हाउसिंग सोसाइटी फ्लॉप हो गई, वहां पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई, वहां पे ना बिजली पानी गैस कुछ भी नहीं गया, आपकी सारी वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। हो सकता है। और राइट, लेकिन इसकी ये रीजन नहीं है कि अब इसको डेप्रिशिएट करें बाकियों को ना करें। इसको डेप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जाता कि MCQs में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है ड्यू टू इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, कि हम लोग इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। भाई जब तक क्या मर नहीं आती लैंड मौजूद है। ऑल राइट,
पता नहीं क्या मत कब आए। तो इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ की वजह से बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करनी है? देखिए भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये अब कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये भी आपकी अपनी एक एस्टिमेशन होती है, आपने जज करना है। और ये जज किस तरह से करना है? उस एसिड के यूजेज को देखते हुए कि उससे फ्यूचर में जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं उनका पैटर्न कैसा है। जिस किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न होता है उसी तरह से हम लोग तो डेप्रिसिएशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से यह मुराद है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम चार्ज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या मुराद है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम सेम अमाउंट का चार्ज करना है। इट मींस दैट मेरे पास एक ऐसा एसिड मौजूद है जो हर साल सेम अमाउंट के फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है। मतलब मेरे पास बिल्डिंग है, हर साल रेंट की अमाउंट फिक्स है और यहां से मुझे रेंट मिल रहा है। तो रेंट एक किस्म की मेरी इनकम है, पैटर्न सेम है। तो उसको जब डेप्रिशिएट करने लगो तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना उसके ऊपर। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोगों ने देखना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या है, ये बात हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट डेप्रिशिएट नहीं होती, डेप्रिशिएबल अमाउंट डेप्रिशिएट होगी। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कॉस्ट है 100, लेकिन उसमें से 20 रुपीज आपको मिल जाने हैं, तो डिक्रीज इन वैल्यू कितना आया? तो 80 को डेप्रिशिएट करना है, 100 को नहीं करना। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मींस दैट डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो जब मेरे पास 80 आया, 80 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 16। 80 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हर साल 16 रुपीज का मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करता रहूंगा। तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टोटल 80 डेप्रिशिएट हो चुका होगा। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, मोस्टली स्ट्रेट लाइन मेथड में हम यही फार्मूला ही यूज करते हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल। लेकिन कभी कभी ना वो हमें डेप्रिसिएशन रेट दे देता है और कहता है अब जाकर मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ। तो बेटा, डेप्रिसिएशन रेट, अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन रेट मिल जाए तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट करना। अगर आपको डेप्रिसिएशन रेट मिल जाए क्वेश्चन में तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। और वो डेप्रिसिएशन रेट आपने कैलकुलेट कैसे करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। इन केस कभी आपको ये कह दे एमसीक्यूज के अंदर कि भाई व्हाट्स द डेप्रिसिएशन रेट यूज्ड इन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप लोगों ने इस फार्मूले से जाके इसको कैलकुलेट करना है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो भी रेट आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट करेंगे तब भी आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। अब यहां पर देखें, उसने एक आपको एग्जांपल बता दी। ये देखें, ये 10,000, यहां से 100,000, ये कॉस्ट है। 10,000 हमारे पास डेप्रिशिएट सॉरी स्क्रैप वैल्यू है, और जो उसको लाइन देखें कितनी है। तो अब अगर आप यहां से इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना चाहें तो देखें डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड पागल इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये इजी मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप सबसे पहले जाएं इसका रेट डिटरमिन करें। तो इसके मुताबिक डेप्रिसिएशन रेट कितना आ रहा है? 18%। और ये 18% किसका लेना है? तो 100,000 का 18%, 18, और अब हर साल 18,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहां पर आप देखें तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो सेम सेम अमाउंट के साथ है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। फिर अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, बैलेंस शीट की,
तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसिड में तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा ना, एक ही एसिड मौजूद है, 1 लाख रुपए का था, हर साल है वो 1 लाख रुपए का ही है। लेकिन इसमें से लेस किया जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। अब फर्स्ट ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18, सेकंड ईयर में मजीद 18 शामिल होगा, मजीद 18 आया, तो ये अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो ये क्या कहलाएगी, WDV या और ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज नॉन करंट एसेट्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई। बाकी एग्जांपल आपने खुद से ये कर लेनी है। दूसरा मेथड हमारे पास आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में चाहे डेप्रिसिएशन रेट ना भी फाइंड करें तब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना है। और यह अलग से आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट। और nth रूट से मुराद होता है जितनी यूजफुल लाइफ है उतना रूट, मतलब अगर 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो 5th रूट, 7 ईयर यूजफुल लाइफ है तो 7th रूट, 10 ईयर यूजफुल लाइफ है तो 10th रूट, और स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट, तो आपके पास एक डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं कि हर बार आपको स्क्रैप वैल्यू मिले, स्क्रैप वैल्यू नील भी हो सकती है, तो फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट बन जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अगर स्क्रैप वैल्यू नील हो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट है, ऑलराइट। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन मेथड की तो वहां पर तो कोई इशू नहीं होना, फिर हम लोग 100 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर देंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की और मैं यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय कॉस्ट करूं तो आंसर 0 आ जाना है। तो वन मीन्स दैट 100%, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया करो इसको एंड पे। 100% मतलब सारी की सारी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में जाके चार्ज कर लो, तो ऐसा नहीं है। तो जब आप लोगों को स्क्रैप वैल्यू नील दी गई हो और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने स्क्रैप को 1 रुपी कंसीडर करना है, 0 नहीं करना, 1 रुपी कंसीडर करना है रेट को डिटरमिन करने के लिए। तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर लेना, ऑल राइट। अच्छा यहीं पे वो घुमाता है आप लोगों को, और ये जो रेट आपके पास आएगा ये रेट बेटा कॉस्ट पे नहीं अप्लाई करना। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप कॉस्ट पे अप्लाई करते हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट होता है वो WDV के ऊपर रिकॉर्ड अप्लाई होता है, ऑल राइट। मतलब अगर आप थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड कर रहे हैं तो बेटा थर्ड ईयर का ओपनिंग आपने देखना है कि थर्ड ईयर के स्टार्ट में एसिड की WDV क्या थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना। मेरी बात समझ गए। अच्छा ये अब आपको एक एग्जांपल आ गई, एग्जांपल में डाटा सेम है, डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया। अच्छा आप देखें हम कॉस्ट का 36.9% अप्लाई करें तो ये देखो 36,900 आ गया। अब हम लोग यहां पे जाएंगे और इसकी WDV फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर इसकी WDV क्या आ गई, 63,100। अब आप लोग जब नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो रेट आपने 63,100 पे अप्लाई करना है। तो 63,100 मल्टीप्लाइड बाय 36.9% इज इक्वल टू, क्लियर। और अब कॉस्ट और ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन ऐड करके टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आ गई। तो सेकंड ईयर के एंड पर आपके एसिड की WDV क्या है, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेकंड ईयर के एंड पर जो आपके पास WDV होगी, तो बेटा सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का स्टार्ट, तो यही क्लोजिंग सेकंड ईयर का थर्ड ईयर के लिए आपका ओपनिंग है। ये बात समझ आई सब बच्चों को। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। अब अगर आप लोग देखें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 18,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, तो स्ट्रेट था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन जहां पर देखें इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है, लेकिन एंड के ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई इशू। नेक्स्ट
बाकी ये चीजें आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा ट्विस्ट बताऊं स्ट्रेट लाइन मेथड में। हम लोगों ने कहा कि जब भी आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना है तो डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, आपने ऐसा ही करना है। लेकिन कभी कभी एक ट्विस्ट ऐसा आ सकता है आपके पास कि आपको WDV गिवन हो, कॉस्टिंग गिवन, आप और अब अज्यूम करो जैसे रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो कॉस्ट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। ऑल राइट। अच्छा, आपने ना मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड किया, तो देखिए 2 साल के बाद आपके एसेट की वैल्यू क्या आ गई। अब आपको थर्ड ईयर के लिए वर्किंग करनी थी और आपको यह बता दी गई द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 64,000 एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 3 years। फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बेटा वहां पर आपने परेशान नहीं हो जाना कि मेरे पास तो कॉस्ट नहीं है, डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं है, यूजफुल लाइफ भी नहीं है, तो रिमेनिंग तो है ना। और ऐसा भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉस्ट ना बताए, आपको ये कह दे कि द WDV ऑफ द एसेट इज 64,000, द यूजफुल लाइफ इज 5 years, और साथ में आपको बता दे कि दो, और आपने की जो डेट ऑफ परचेज है वो आपको साथ में बता दे। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आप इसको यूज कर चुके हैं, कितना अरसा हो चुका है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा आप कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करें या WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करें, आपके पास आंसर सेम होगा। कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करें या WDV डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ करें, आंसर सेम होगा। अब यहाँ पे बात सुनिएगा भाई, यहाँ पे हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया, कैसे चार्ज किया, 100,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18,000। लेकिन अब ये 64,000 है WDV, 64,000, लेकिन बेटा इसमें से भी तो मुझे 10,000 तो रेजिडुअल वैल्यू चाहिए ना। इस क्वेश्चन में तो 10,000 थी। अब देखिए अगर आप 64 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर देंगे तो कभी नहीं आंसर इक्वल आने वाला, क्योंकि इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो आप जो रेजिडुअल वैल्यू हो वो भी आपने लेस कर देनी है WDV में से, एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, द आंसर इज सेम 18,000। ये एक ट्विस्ट है जो आपसे आपके MCQs में पूछा जा सकता है। तो बच्चों को ये लगता है कि WDV है तो शायद क्वेश्चन में उससे गलती हो गई है और उसने हमें बताया नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी सोल्यूशन मौजूद होता है और आप टिक करके आ जाएं तो आपका क्वेश्चन गलत है। ओके, तो ये याद रखना कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू WDV माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ऑल राइट। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये दो मेथड हैं जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है इसके अंदर बेटा, कि आपने लेनी यहां पर भी डेप्रिशिएबल अमाउंट। बेटा सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में रेजिडुअल वैल्यू यूज नहीं होती, इसके अलावा बाकी सब मेथड्स में होती है। तो ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। देखिए भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में नहीं यूज हो रही थी रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन रेट की कैलकुलेशन में यूज हुई थी सिर्फ, क्या याद है। लेकिन बाकी तमाम मेथड्स के अंदर डेप्रिशिएबल अमाउंट है, मींस दैट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ओके। अच्छा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर जो यूजफुल लाइफ होगी वो इन यूनिट्स होगी। तो जैसे ही आप ये करेंगे ना तो आपको पर यूनिट डेप्रिसिएशन रेट मिल जाएगा, पर यूनिट डेप्रिसिएशन रेट। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है।
कि भाई जिस साल आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा, जिस साल कम प्रोडक्शन करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो इस रेट को मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है आप लोगों को। एमसीक्यूज में बेटा ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ये डाटा दे दे, ये देखें इतना, ये डाटा दिया, यहां से ये यूजफुल लाइफ बताए ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में ये बता देगा कि टोटल यूजफुल लाइफ इज 7500 यूनिट्स, और आपसे कहेगा फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इफ द प्रोडक्शन इज 2000 यूनिट्स। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स की डेप्रिसिएशन आपने फाइंड करनी। तो एमसीक्यूज में ये बात आ सकती है आपके पास। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो आप उसे कितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएंगे, कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएंगे आप उसको? 24,000। 90 divided by 7500 is equal to 12 multiplied by 2000, 24,000। ओके जी। नेक्स्ट आता है बेटा सम ऑफ डिजिट मेथड। ये वैसे हम लोग अपने नॉन करंट एसेट्स में इसको यूज नहीं कर रहे होते, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से आपसे ये बात पूछी जा सकती है। तो बेटा सम ऑफ डिजिट मेथड थोड़ा सा ना टेक्निकल हो जाता है, तो इसीलिए एमसीक्यूज में उसके लिए ये बड़ा फेवरेट बन जाता है कि वो आपसे ये बात पूछे। उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपको ऐसा ही डाटा दे देगा, ये देखिए कि ये लो कॉस्ट है, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये यूजफुल लाइफ है, और आपसे कहेगा फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 3, या कोई भी ईयर वो आपसे कह देगा कि इस ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ये है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो सबसे पहले आपने उसकी यूजफुल लाइफ में यूज होने वाले डिजिट्स का सम करना है। वह अगर 5 साल है ना, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक तमाम डिजिट्स का सम कर देना है। तो आंसर आ गया। तो अगर यूजफुल लाइफ हमारे पास 30 ईयर्स, तो मैं 1 2 3 4 अप टू 30 ऐड करना बैठ जाऊँ? तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, 1 2 3 4 5 1 का डिफरेंस के साथ। ऐसा नहीं लग रहा जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों को सम फाइंड करने का फार्मूला बताया नहीं था, n/2 इंटू a+l, बताया था? अच्छा, अब बात सुनिएगा कि वह मैं बताया हुआ है ना। अब देखें बेटा, n से यहाँ पे मुराद जो यूजफुल लाइफ है वो, n से मुराद जो यूजफुल लाइफ है वो ही आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट टर्म हमेशा कौन सी होनी है, प्लस लास्ट टर्म जितनी लाइफ है वही लास्ट टर्म होगी। अब जैसे 5 ईयर लाइफ थी, तो लास्ट टर्म देखें क्या थी, तो अगर 30 ईयर्स लाइफ होगी तो लास्ट टर्म क्या होगी, 30। तो एल किससे रिप्लेस हो जाएगा? तो अब आप लोगों ने जब भी सम ऑफ डिजिट मेथड अप्लाई करना हो तो आप ये फार्मूला यूज कर लेना। तो ये फार्मूला कोई न्यू फार्मूला नहीं है, ये बेसिकली आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करने का फार्मूला है। अब 1 + n करें या n+1 करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने लिख दिया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब 30 हो तो आप इजीली उसे फाइंड करके दे सकते हैं कि 30 के लिए हमारे पास आंसर आएगा क्या, 465। 465। चलें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि भाई आप लोगों ने देखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड करने के लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय करेंगे ये जो आप लोगों ने इधर फाइंड किया होता है इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ रही है 90,000,
इस एग्जाम्पल के मुताबिक 100 - 10 = तो सम ऑफ ईयर डिजिट हमारे पास कितना आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय। अब देखें भाई, हमने देखना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड किसका करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड। अब देखें हमारे पास 5 साल हैं, तो मैंने 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ना, ये बात समझ आ गई, ईयर। तो साथ में वो आपसे क्या कह रहा है, कहता है मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो आपने 1 2 3 4 5 इधर लिखे हैं, यहां पर 5 4 3 2 1 ये रिमेनिंग ईयर्स, कि आपने इसको मल्टीप्लाई, अगर सेकेंड ईयर है तो मल्टीप्लाइड बाय 4, थर्ड ईयर है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, फोर्थ ईयर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। बात समझ आई है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर सपोज कि यहाँ पे 15 साल हो और वो आपसे कह दे कि भाई 10th ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करना, तो फिर मैं बैठ जाऊं 15 14 13 12 11, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, भाई आपने ये देखना है कि टोटल यूजफुल लाइफ क्या है, हमने कहा 5 साल। हमसे पूछा गया कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, तो बेटा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी मैंने कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले कितने इयर्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो चुका है, तो यूजफुल लाइफ में से वो माइनस कर देना, बाकी कितने बच जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 का। अब यहां पे बच्चा पता है मिस्टेक क्या करता है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिमेनिंग ईयर्स, तो ऐसे जहन में आता है उसके कि अगर मैं उससे कहूँ ना कि भाई थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ, तो वो कहता है 5 साल में से थर्ड ईयर का बता रहा हूँ, तो रिमेनिंग ईयर्स तो 2 रह गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेगा, हालांकि वो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ओके, तो आपने ये देखना है, देखो भाई थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी आपने कैलकुलेट करना है। इससे पहले कितने साल कैलकुलेट कर चुके हो, 2 साल, तो यूजफुल लाइफ में से वो माइनस करो, तो रिमेनिंग 3 साल है। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें बेटा, ये डेप्रिसिएशन के मेथड वगैरह हम लोग खत्म कर चुके हैं। फिर ये साथ में आ रहा है कि कब तक आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेनी है। इसमें से चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, तो आप लोग डेप्रिसिएशन मेथड में भी चेंज कर सकते हैं, कि स्टार्ट में आपने अज्यूम किया कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 साल बाद ख्याल आया कि नहीं, हमारे पास जो बेनिफिट्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे आप आ गए, या स्टार्ट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, बाद में स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, आप ऐसा कर सकते हो। आप लोग उसकी यूजफुल लाइफ को भी चेंज कर सकते हो एसिड की, और आप लोग अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। अब इन तीनों को चेंज करने का मेथड सेम है, कि जिस इसे कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो ये आपके एस्टिमेट्स थे ना, और इनमें चेंज आ जाए तो इसे कहा जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जिस साल एस्टिमेट्स में चेंज आया, उस साल के बाद, मतलब आपने देखना है कि चेंज कब आया, चेंज तक पुराना मेथड, चेंज के बाद न्यू मेथड। तो जब न्यू मेथड अप्लाई, तो देखो पुराने मेथड में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब न्यू मेथड अप्लाई करने के लिए जाएं, तो वो आपने देखना है कि उस टाइम पर एसिड की WDV क्या है। जब भी न्यू मेथड अप्लाई करने, चाहे आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करें, रेजिडुअल वैल्यू चेंज करें, यूजफुल लाइफ चेंज करें, आपने ये देखना है जिस दिन चेंज आया उस दिन एसिड की WDV क्या है। तो नेक्स्ट पीरियड्स के लिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए, आप लोगों ने जाकर WDV को डेप्रिशिएट करना है, कॉस्ट को नहीं करना, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रेजिडुअल वैल्यू एंड रिमेनिंग न्यू यूजफुल लाइफ। अब देखें हम इसकी एग्जांपल अगर यहां पर देखें, तो यहाँ पर आपसे कहता है कि आपका एक एसिड था 12,000 रुपीज का, इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स और इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 2,000, और हमने इसको कब डेप्रिशिएट किया, कब परचेज किया, 1 जनवरी ईयर 1 में। फिर क्या कहता है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, कहते हैं इन ईयर 3
मतलब ईयर 1 एंड 2 में यही चीजें रही। ईयर 3 में जाके क्या हुआ, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड को हमने रिव्यू किया। इट वाज एस्टिमेटेड दैट एसिड्स रिमेनिंग लाइफ इज नाउ ओनली, जबकि 2 साल गुजर गए थे आउट ऑफ 10, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बननी चाहिए थी? 8 ईयर्स। जबकि उसने क्या कहा कि 8 नहीं है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है अब इसकी? 5 ईयर। तो अब अगले 5 साल उसने डेप्रिशिएट होना है। However, the estimate of residual value has been increased to rupees, जबकि इनिशियली कितना था? तो बेटा इसके लिए अगर हम लोग देखें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे, आपसे पूछ सकता है बताएं 2003 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा। तो आपने ये देखना है कि 2003 के स्टार्ट में एसिड की डब्ल्यूडीबी क्या थी। तो अब अगर आप लोग देखें 12,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन ईयर 1, 1,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन ईयर, क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ईयर 2 में तो कोई चेंज नहीं था, ईयर 3 में चेंज था। तो ईयर 3 का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के लिए जाएंगे तो 12,000 की कॉस्ट में से देखें कितना डेप्रिशिएट हो चुका, बाकी इसकी डब्ल्यूडीबी कितनी आ गई। अब आपने 10,000 को डेप्रिशिएट, आपने 10,000 को उसकी डब्ल्यूडीबी को ऐसे कंसीडर करना है जैसे कॉस्ट यही है। ऑल राइट। तो अब जब इसको डेप्रिशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एस्टिमेट of residual value and divided by remaining new useful life, तो remaining new useful life कितनी है? तो जब इसको आपने डेप्रिशिएट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? बात समझ आ गई? आप 1400 के मुताबिक डेप्रिशिएट करते रहेंगे रिमेनिंग 5 ईयर्स तक। बात क्लियर? अच्छा, अगर चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड की बात करें तो भाई स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन आ सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन को अगर आप देखें भाई इनिशियली कौन सा मेथड है? 10,000 का एसिड है, 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, तो कितना डेप्रिशिएट करेंगे फर्स्ट ईयर में? 1,000। सेकेंड ईयर में ये देखो, लेकिन जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो मेरे पास मेरे एसिड की डब्ल्यूडीबी कितनी है? ये बात क्लियर हो गई। 8,000 इसकी मेरे पास डब्ल्यूडीबी है। फिर कहते हैं लिमिटेड reconsiders the use of depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead of 25% depreciation on reducing balance method is, तो अब आपने सिंपली जो 25% लेना है वो 10,000 का नहीं लेना, वो इसे 8,000 का। अगर ये 25% ना बताया जाता और सिर्फ ये कह देते कि भाई आपने मेथड को चेंज कर दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अभी तो बहुत सिंपल था, 8,000 का 25% चार्ज करें तो वो 2,000। फिर जब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो 8,000 में से 2,000 अप्रिशिएट हो गया, बाकी कितना बच गया? डब्ल्यूडीबी 6,000, इसका 25% लेंगे तो वो 1,500 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 25% ना बताया जाता और सिर्फ ये कहता भाई डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर दो, ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, मतलब यूजफुल लाइफ भी आपकी सेम है, रेजिडुअल वैल्यू भी आपकी सेम है, तो बेटा पहले मैं डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करता और उसके मुताबिक जाके उसको डेप्रिशिएट करता। ऑलराइट, हो सकता था जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन हो, लेकिन साथ में ये भी कह दे कि भाई हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड अब नहीं यूज करेंगे, हम अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे। तो भाई अब मैंने जाकर 10,000 को डेप्रिशिएट करना था, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करता। कैसे? 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 3,000 डिवाइडेड बाय, शाबाश, 12,000 ही कर देना। बात समझ? तो जो भी रेट आता उसके मुताबिक 10,000 को हम डेप्रिशिएट कर देते हैं। आप मेरी पॉइंट को पिक कर चुके हो जी बेटा। अब अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये एसेट्स वगैरह बनाना और उनकी जर्नल एंट्री से रेलेवेंट हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना होता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो हमारे पास उसकी कैरिंग अमाउंट आ जाती है। तो ये था हमारे पास हमारा चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आप लोगों की ये एक अच्छी रिवीजन हो चुकी होगी। अब इससे रेलिवेंट अगर देखिए भाई,
जब आप एग्जाम प्रेपरेशन कर रहे हो तो बेटा उस टाइम पर कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे सिर्फ चैप्टर पढ़ो और उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स होती हैं कि जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे हो और चीजें समझानी हो, ये उस टाइम पर। ओके। अच्छा नेक्स्ट सुने बेटा, जब हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यूज देखे तो ये सिंपल से जो है जस्ट 10 एमसीक्यूज, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाना है यहाँ पर। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को जरा सॉल्व कर लेना है। जैसे फर्स्ट एमसीक्यूज देखें, कहता है 1 जनवरी 2005 मैरी हैड मोटर व्हीकल्स विच कॉस्ट रुपीज 15,000। कब? On 31st August 2005 she sold a motor vehicle for rupees which had originally cost rupees, which had a carrying amount of at the date of she purchased a new motor vehicle which cost rupees on 30th November 2005. Mary's policy is to depreciate motor vehicle at a rate of 25% per annum. PS stands for per annum on the straight line basis based on the number of months of ownership. What was the depreciation charge for the year 31st December 2005? अच्छा बेटा, इस एक एमसीक्यू से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। हम लोगों ने यहाँ पर डिस्पोजल को भी थोड़ा बहुत ट्रीट करते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इन केस अगर कोई एसिड डिस्पोज हो जाए तो हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे करना है। इस हद तक आपको जरूर आइडिया हो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगी, एसिड्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब इन्होंने तो हमसे पूछ लिया कि डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी करेंगे फॉर द ईयर, लेकिन हम इन्हें साथ में ये भी बताएंगे कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास हमारे एसिड्स की टोटल वैल्यू क्या होगी, WDV हमारे पास क्या होगी। ओके। अच्छा अब बात सुनिएगा बेटा, यहां पर अगर आप लोग बात करें तो उन्होंने आपको कॉस्ट बता दी 15,000। 15,000 की कॉस्ट आपके एसिड की, तो आपने ना एक किस्म का एक एसिड अकाउंट ये देखें प्रिपेयर किया। यहां पर देखिए आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया कितना। अब क्या मुझे अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो एसिड अकाउंट है वो एट कॉस्ट है या एट WDV है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो देखें उसने आपको यहां पे बता दिया कि ये 15,000 क्या है, कॉस्ट, WDV नहीं है। तो एसिड अकाउंट एट कॉस्ट है। अब क्या करना है बेटा, अगर एसिड अकाउंट एट कॉस्ट है तो डिस्पोजल कॉस्ट पे जाएगा। एसिड अकाउंट अगर आपके पास WDV पर है तो एसिड का की WDV जाके यहां से डिडक्ट करेंगे। सिंपल सा रूल, कॉस्ट में से कॉस्ट डिडक्ट करो, WDV में से WDV डिडक्ट करो। अब ये हमारे पास कॉस्ट मौजूद थी, कहते हैं इस डेट पर जाकर हमने अपना एक एसिड सेल कर दिया फॉर रुपीज, बेटा ये 5,000 उसकी सेल प्रोसीड्स है कि मैंने उस एसिड को जब सेल किया तो मुझे 5,000 रुपए मिल गए। क्लियर? जबकि ये एसिड की कॉस्ट क्या थी जब मैंने इसको सेल कर दिया, क्या ये मेरा एसिड है? नहीं। तो इसको अपने इस ओपनिंग बैलेंस में से निकाल दें। यहां से आपको डिस्पोजल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8,000 यहां से गया कहां? डिस्पोजल के अकाउंट में। आपने इसको डिस्पोजल के अकाउंट में लेकर जाना है। फिर देखें, विच हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज एट द डेट ऑफ, बेटा डिस्पोजल के टाइम पर उसकी कैरिंग अमाउंट ये थी, ओपनिंग नहीं। डेट ऑफ डिस्पोजल मतलब 31 अगस्त, उसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास ये थी। अच्छा नेक्स्ट बताइए, शी परचेज द न्यू मोटर व्हीकल विच कॉस्ट रुपीज ऑन 30 नवंबर। तो बेटा इसकी वजह से हमारा एसिड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडिशन हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि एसिड अकाउंट में इसके अलावा कोई और चेंज है? नहीं। मतलब सिंपल सी बात बेटा, एसिड अकाउंट में अपने ओपनिंग लिखना, उसके बाद अगर कोई डिस्पोजल है तो एसिड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके लिख देना उनकी कॉस्ट, और अगर कोई एडिशन है तो एसिड अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना जितनी भी एडिशन है। ये बात समझ आ गई?
अब जाके अपने एसेट अकाउंट को क्लोज करें तो आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना मिल जाएगा? 17,000। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपके पास है आपके एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू क्या है? 17,000। अब बेटा हमसे पूछा गया था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन बताने के लिए और मेथड कौन सा है हमारे पास? अब देखें आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैसे चार्ज करना है। हमेशा अब आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ बताने के लिए। आप क्या किया करें कि आप अपने पास सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस उठाएं, इसमें से अगर किसी किस्म का कोई डिस्पोजल है तो उसकी कॉस्ट लेस करते हैं। क्या डिस्पोजल है? आंसर मिला यस। फिर हमने देखा उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि अब ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट में से कॉस्ट लेस होगी, तो आपने इसे 8,000 को इसमें से लेस कर देना है। और जो रिमेनिंग एसिड्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करते हैं जी। एंड द वैल्यू इज 1750। अब इस डिस्पोजल को बुला लेना है, मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, लेकिन डेट ऑफ डिस्पोजल तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं चार्ज करना। डेट ऑफ तो डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है? 31 अगस्त। तो फॉर 8 मंथ्स ये हमारे इस साल हमारे पास यूज होता रहा, तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 1,333। ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। ओपनिंग बैलेंस लेस डिस्पोजल, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट फॉर 1 ईयर, तो उसके ऊपर कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर डिस्पोजल को लेकर आना है, डेप्रिसिएशन रेट फॉर द टाइम टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। ऑल राइट। अच्छा, अब एडिशन को लेकर आ जाना है। अब एडिशन हुई कितने की? मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, लेकिन बेटा एडिशन फ्रॉम द डेट ऑफ एडिशन, डेट ऑफ परचेज टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो देखिए हमने कब इसको परचेज किया? 30 नवंबर। तो जस्ट फॉर 1/12 208, और जाकर इसको ऐड कर दें 32। ये है बेटा आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। तो आपको ये बात समझ आ गई कि बेटा जब भी आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड फाइंड करना हो, उसके लिए आपको कभी एडिशन डिस्पोजल और कभी ओपनिंग बैलेंसेस बता देगा। तो सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, लेकिन टोटल ओपनिंग के ऊपर नहीं। आपने पूछना है कि क्या कोई डिस्पोजल है, अगर आंसर मिले यस, तो बेटा आपने ओपनिंग में से डिस्पोजल की कॉस्ट लेस कर देनी है, और बाकी जितने भी एसेट्स हों पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन रेट चार्ज कर देना। फिर डिस्पोजल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन वो पूरे साल के लिए नहीं होती, इसलिए उसको अलग किया जाता है। वो ओपनिंग डेट से लेकर, मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट डेट से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक का टाइम पीरियड लेना है आपने। फिर आ जाना है एडिशंस के ऊपर। एडिशन के ऊपर जब डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करेंगे, वो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टाइम ड्यूरेशन लेना है आपने। तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। आई होप कि ये बात अब समझ आ गई है आप बच्चों को। तो यहां पर ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ समझाना था कि इसका अकाउंट इस तरह बनता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिस्पोजल अकाउंट, भाई आपसे ये पूछ ले कि भाई आपके ने जो एसिड डिस्पोज किया उसके ऊपर आपको कितना गेन या लॉस हुआ, तो उसके लिए देखें मैं आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाना समझाऊं। डिस्पोजल, तो बेटा यहां पर देखें ये क्या जर्नल एंट्री बन रही थी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मोटर व्हीकल अकाउंट। तो करें ना इसको इधर आकर, मोटर व्हीकल 8,000। अब जब बेटा आपने एसिड की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर दी, तो आपको नहीं लगता कि कॉस्ट के साथ ही क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी होगा?
और इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी तो उसमें मौजूद होगी, तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी आपने माइनस करनी है। तो उसका पता कहाँ से चलेगा क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का? तो अगर आप लोग गौर करें तो उसने आपको कॉस्ट बता दी 8,000, और डेट ऑफ डिस्पोजल पर कैरिंग अमाउंट कितनी है 4,000। तो बेटा कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 8,000 से 4,000 पे आया तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका? तो यही इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है। मतलब आप लोग देखिए, आपने कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला मुझे बताया था? कॉस्ट माइनस एडी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो बेटा अब अगर मैंने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता है? क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, तो यही तो मैंने किया, 8,000 में से कैरिंग अमाउंट 4,000 लेस कर दी, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ गई। ये बात क्लियर? फिर आप ये देखो कि ये एसिड आपने कितने में सेल किया? 5,000 में आपने सेल किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 5,000। ये तीन चीजें हैं जो आपने इस अकाउंट में आके लिखनी है। और चौथी चीज कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या चार्ज करें, वो हमारी बैलेंसिंग वैल्यू है। वो डेबिट साइड पर भी आ सकती है और वो क्रेडिट साइड। अब यहां पर देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यही आपने इधर लिख दिया। तो यहां पर बैलेंसिंग अमाउंट मिली, किसको चार्ज करें? अब अगर इसको पढ़ें तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बेटा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट होना गेन ऑन डिस्पोजल मतलब इनकम शो करता है। तो अदर इनकम में 1,000 जाके लिख देंगे गेन ऑन डिस्पोजल के नेम से। ऑलराइट। और अगर ये बैलेंसिंग अमाउंट हमें डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मिलती तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होता एक्सपेंस के तौर पर, मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इस चीज का आइडिया ना बगैर अकाउंट बनाए भी मुझे हो चुका था। कैसे? डेट ऑफ डिस्पोजल पे कैरिंग अमाउंट गिवन थी 4,000, मतलब मेरे एसेट की वर्थ मेरे मुताबिक 4,000 पे है, जबकि मैंने सेल कितने का किया है 5,000, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट। बात समझ आ गई? अच्छा, यहां पर हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि ओपनिंग गिवन नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग गिवन नहीं है, तो इस वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना सकते। अगर उसका ओपनिंग गिवन होता तो हम बना सकते थे। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बना सकते तो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के अंदर हम लोगों ने अपने नॉन करंट एसेट कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करने हैं वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग एसिड के क्लोजिंग बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस लेस किया करते हैं, तो उसका क्लोजिंग नहीं आ सकता मेरे पास। बात समझ आ गई? क्लियर है ये बात? अच्छा, आप लोगों ने बेटा अब बाकी ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने जरा खुद से ट्राई करने हैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए। अदरवाइज कल आते साथ पहले इनको सॉल्व कर लेंगे अगर आपको कोई इश्यूज हुए तो। वरना हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।